उसके अलावा उनके अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसिंग पावर्स है। सेंसिंग पावर्स मतलब बहुत सारी चीज़ें ना हमें इंट्यूशन के तौर पे मालूम पड़ सकती है, और उसकी वजह से उनका एक और प्रोफेशन था जिसके अंदर 3 साल के बच्चे को वो देख के सेंसिंग करके जज करके उसके अंदर क्या टैलेंट है वो उसके करियर के लिए अच्छा कंसल्टेशन देते थे, दे सकते थे, जिसका उनका 1 घंटे का 2 घंटे का चार्जेस था लगभग 1.5 लाख रुपया। आज महीने के 4 बच्चे भी देखे ना, महीने के 4 बच्चे तो भी 6 लाख इनकम हो सकती थी। सोच लो दिन का 1 बच्चा देखे तो कितनी इनकम हो सकती थी। प्लस उन्होंने ऐसे बहुत सारे कार्य किए प्रोफेशनल लाइफ में। खुद का भी बहुत अच्छा जॉब था, उनकी वाइफ का भी बहुत अच्छा जॉब था, बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेंटर था। बोलने के लिए बहुत कुछ है, 1 घंटा कम पड़ जाए। इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है आज वो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं। ओके, दूसरी बात, पिछले 2-3 साल से कोरोना आया, वैक्सीन्स आए, मास्क आए, लॉकडाउन आए, सब कुछ आए, उससे उन्होंने लाखों लोग की ज़िंदगी बचाई। कितने लोगों की? लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाई। अभी ये आपके सामने अगले 1 घंटे में प्रूव हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको भी किधर न किधर कुछ बातें मन में लगी होगी, अरे ये हो रहा बरोबर नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बट हम कनेक्ट नहीं कर पाए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो आपको देवेंद्र जी बहुत अच्छे से बताएंगे। और एक और बात बताना चाहूँगा, हम लोग आज बिना बैंक अकाउंट, बिना आधार कार्ड रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं। अपने साधु महात्मा की बात अलग है, हम लोग बिना आधार कार्ड, बिना बैंक अकाउंट रह सकते हैं? पिछले 8 साल से उनके पास आधार कार्ड नहीं है, कितने लोग विश्वास करेंगे? आज उनका पर्सनालिटी देखो, उनका नॉलेज देखो, वो पीएचडी है, डॉक्टरेट है। एक सेशन का 1 घंटे का 1.5 लाख जो ले सकते थे, आधार कार्ड क्यों नहीं है उनका? उनका बैंक अकाउंट क्यों नहीं है? पिछले 8 साल से हम कोरोना, वैक्सीन, इल्यूमिनाती, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सब बातें होगी, सीबीडीसी, डिजिटल मनी, बहुत सारे ट्रैप्स है। अगले 5-10 साल में क्या क्या होने वाला है ना, हम सोच नहीं सकते। बट आज का हमारा जो मेन मुद्दा है, ये हमारे शासन से संबंधित है, अपने गुरु महात्मा से संबंधित है। हो सकता है आगे आने वाले समय में ऐसा भी कुछ हो कि अपने साधु महात्मा का गोचरी पानी मुश्किल हो जाए। ऐसी बहुत सारी षड्यंत्र इन प्रोसेस चल रहे हैं। इसके बारे में ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं देवेंद्र जी को इनवाइट करूंगा। और उन्होंने बहुत, सबसे बड़ी बात, जो इंसान महीने का लाखों करोड़ों कमा सकते थे, आज 1 रुपया लिए बगैर फ्री में जिधर बुलाते हैं उधर जाके सेवा भाव से ये सब कार्य कर रहे हैं। तो तालियां कैसे होनी चाहिए? कितने में वो नहीं बोलेंगे? अरे उनकी एक भीड़ में हरियाणा में मैं बताता हूं, 5-5 हजार 10 हजार लोग आते हैं। हरियाणा में लॉकडाउन के बाद स्कूलें बंद थी, खुलवाने वाले वो, मास्क से हरियाणा में पाबंदी हटवाने वाले वो, वैक्सीन से लाखों लोग को बचाने वाले वो। तो उनकी तालियां कैसी होनी चाहिए? राजीव, मैं तो उनको राजीव दीक्षित का सीनियर राजीव दीक्षित मानता हूं। अरे नहीं, हकीकत है। देखिए, माज भगवंत आप सबको प्रणाम जी, सबके चरणों में नमन करता हूं मैं। सबसे पहली बात पे मैं, जो मनीष भाई ने जितनी भी बातें बोली उसमें से मैं एक बात का खंडन करता हूं स्पष्ट रूप से हाथ जोड़कर, कि वो कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से और फ्री में वो लोगों के लिए चल रहे हैं। देखिए, आप लोगों के बीच आने का मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है, मैं निस्वार्थ नहीं हूं। मेरा स्वार्थ है कि मैं अपने बच्चे को वो समाज देना चाहता हूं जहां पर वो खुश रह सके, एक बेहतर समाज जैसा मुझे मिला उससे बेहतर। मेरा स्वार्थ है कि मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे को मैं बचा ही नहीं सकता जब तक मेरे पड़ोस का बच्चा ना बचे। मेरे पड़ोसी के बच्चे के हाथ में हथियार है तो मेरा बच्चा कितने दिन तक बचेगा? उसके हाथ में नशे का इंजेक्शन है, कितने दिन बचेगा? तो मेरे पड़ोसी का बच्चा बचाना या आपके बच्चे की बात करना मेरी मजबूरी है, मेरा अपना स्वार्थ है। तो मैं अपने स्वार्थ में ही आप लोगों के बीच हूं। तो मैं बिल्कुल समाज के लिए नहीं हूं, मैं बिल्कुल दुनिया बचाने के लिए नहीं आया हूं, मैं केवल अपना बच्चा बचाने आया हूं। लेकिन मुझे यह मालूम है कि मेरा बच्चा आपके बच्चा बचने से ही बचेगा, इसलिए मैं आपके बीच हूं। दूसरी बात,
आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, भूतकाल और भविष्य। भूतकाल इसलिए, इसको आप बंद ही कर दीजिए, ये लाइट बंद कर दीजिए। भूतकाल इसलिए समझना पड़ेगा कि जो आज से पहले हमारे पुरखों ने, पहले की सरकारों ने, पहले के लोगों ने जितने निर्णय लिए थे, उनका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं, और जो निर्णय आज हम लेंगे उनका नतीजा हमारी आने वाली संतानें भुगतेंगी। इसलिए आपको दोनों पे नजर दौड़ानी पड़ेगी। तीसरी बात, भविष्य की बात मैं इसलिए कहूंगा आप लोगों के सामने कि हमारे पुरखों ने एक बात कही थी, बारिश का इंतजाम करना है तो बारिश आने से पहले कर लीजिए। पहले छतें हमारी कच्ची होती थी, तो बारिश चमासे का मौसम आता था, उससे पहले ही मिट्टी ला के अपनी छतों पर लगाई जाती थी, ताकि जब बारिश का मौसम आए तो नीचे चू के नीचे ना जाए पानी, घर के अंदर ना आए, टपका ना लगे। इसलिए हमारे बच्चों के जीवन में टपका ना लगे तो आने वाले चमासे का इंतजाम हमको अभी करना पड़ेगा। वो चमासा क्या है वो मैं आपको दिखा दूंगा, और जो आज हो रहा है उसके साथ आप उसको जोड़ लेना, आपको मेरी बातें कहानी नहीं लगेंगी। आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले लगती थी। 2012 में जब मैंने हरियाणा सरकार की नौकरी से, मैं टीचर था हरियाणा सरकार में, तो मैंने जब नौकरी छोड़ी थी 2012 में, आज से 11 साल हो गया, 11 साल पहले, तो उस वक्त आज की सिचुएशन को मैंने डायरी में लिखा हुआ है कि आने वाले 10 सालों में ऐसा होने वाला है। 10 साल हुए नहीं थे, 2017 में वो सब कुछ हो गया जो मैंने लिखा था कि बच्चे अपने टीचर्स पर हमला करेंगे, बच्चे अपने माँ बाप पर हमला करेंगे, बच्चे अपने सहपाठियों पर हमला करेंगे, क्योंकि आने वाला वक्त ये इंडिकेट कर रहा है। आपने ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया है जिसमें मेरा बच्चा आपके बच्चे का दुश्मन हो गया। आपके अभी यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, 50 लोग बैठे हुए हैं, अगर हम ये कह दें कि एक बहुत बढ़िया पोजीशन है और वो केवल 2 बच्चों को मिलेगी, तो 50 के 50 इस इंतजार में रहेंगे कि पड़ोसी का बच्चा कब बीमार होएगा ताकि मेरे वाले बच्चे को मिले वो पोजीशन। क्योंकि यहां आज का जो कंपटीशन का माहौल है, उसके अंदर दूसरे बच्चे के नुकसान में ही मेरे बच्चे का फायदा है, और ये तो सह-अस्तित्व की भावना नहीं है, ये तो समाज में रहने का तरीका नहीं है। समाज में रहने का तरीका तो ये है कि आप भी शांति से जिएंगे और मैं भी शांति से जीऊंगा। आपके पास किसी चीज की कमी है तो परमात्मा ने मुझे वो चीज जरूर दे रखी होगी, और मेरे पास किसी चीज की कमी है तो वो आप सबको दे रखी होगी, तो आप मुझे पूर्ण करेंगे और मैं आपको पूर्ण करूंगा। ये एक अस्तित्व का एक नियम है प्रकृति का। उन प्रकृति के नियमों को जब समझना शुरू किया और जब उस पर काम करना शुरू किया, मुझे पानी दे देंगे, उस पर जब काम करना शुरू किया तो मुझे एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि भविष्य में हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक समय आने वाला है। इसको ध्यान में रखकर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक प्रैक्टिकल पे काम करना शुरू कर दिया। मैं इंडिया का पहला आदमी हूं जिसने इस चीज के ऊपर काम किया है कि हम 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में एग्जैक्टली ये बता सकते हैं। एग्जैक्टली मतलब मेरा अभी तक का पिछले 10 साल से मैं प्रोफेशनली इस काम को कर रहा हूं, और 10 साल में 18-19 हजार बच्चों के ऊपर मेरी रिसर्च है। 1-2 बच्चे पे नहीं है, पूरे के पूरे गांवों को एज ए पॉपुलेशन मैंने लिया था पूरा सैंपल। आज तक एक भी बच्चे के बारे में बताई हुई एक भी लाइन गलत नहीं हुई है। यह एक इतना बड़ा विषय था जिसमें मुझे डाउट था कि परमात्मा पता नहीं कैसे इसको मेरे हाथ में देगा। तो मैंने कुदरत से एक प्रॉमिस किया कि मैं जीवन में कभी भी इस विद्या से अपने लिए लग्जरी नहीं खरीदूंगा। जितना मुझे जरूरत होगा मैं उतना लूंगा, बाकी मैं अपनी विद्या का इस्तेमाल समाज के लिए करूंगा। सरकारी स्कूल में रहते हुए इसका इस्तेमाल करने का मैंने कोशिश किया खूब, लेकिन सिस्टम नहीं चाहता था कि इसका इस्तेमाल करूं। तो मैंने अपना इंस्टीट्यूट खड़ा किया, उसमें साबित किया। मेरा अपना बेटा, उसको दुनिया वंडर किड ऑफ इंडिया के नाम से जानती है, जिसने 7 साल की उम्र में 10वीं तक का सिलेबस खत्म करके रख दिया था जब वो दूसरी क्लास में पढ़ता था। मात्र 2-2.5 हजार किताबें वो पढ़ चुका है। इंग्लिश, मैथ, साइंस, साइबर ओलंपियाड्स में ऑल इंडिया रैंक 1 4 साल तक रहा वो। स्केटिंग का स्टेट चैंपियन,
चेस का स्टेट चैंपियन, लॉन टेनिस का इस वक्त वो नेशनल चैंपियन है। लोगों ने कहा आपके बच्चा है इसलिए कर रहा है। हमने औरों के बच्चों पे काम किया, क्लासरूम कंडीशन में साबित किया, लेकिन जब ये देखा कि ये जो कोचिंग सेंटर हैं ये समाज के ऊपर कोड हैं, तो मैंने अपना सेंटर बंद करके गांव की एजुकेशन के लिए काम शुरू किया 2016 में। और फिर उस वक्त मैं लोगों को यह कहा करता था कि आने वाले वक्त में आपका भविष्य इतना खतरनाक होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते हो। 2017 में बिल गेट्स ने अपनी एक टेड टॉक में कहा था कि इस धरती के ऊपर जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग है, और ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम करने के लिए आपको या तो कार्बन डाइऑक्साइड कम करनी पड़ेगी, उसका एक ही तरीका है कि आप सांस लेना कम कर दें। तब सांस से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हम, सांस लेना कम कर दें, वो संभव तभी है जब सांस लेने वाले कम कर दें। ये उसने स्पेशली बोला है, ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसका बोला हुआ, और तब उसने ऐलान किया था कि आने वाले 4-5 साल में अगली महामारी कोरोना होगी। ये उसने डिक्लेयर किया था। 2014 में कोरोना के वायरस का पेटेंट अप्लाई किया, 2015 में कोरोना की वैक्सीन का पेटेंट अप्लाई किया, 2017 में पेटेंट उसको मिल गया और फिर उस कंपनी को खरीदा। उससे पहले वो दुनिया के सारे बीज अपने काबू में कर चुका है। आज के टाइम पर पूरे भारत में सिक्किम को छोड़ दीजिए जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट है, हर स्टेट के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी किसान के पास अपने ओरिजिनल बीज नहीं बचे हैं, उसको पूरी तरह से बाजार के बीज के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है। वो हाइब्रिड बीज दिया गया, कब दिया गया? 1970 के दशक में, जिस टाइम पर कांग्रेस की समर्थन की या कांग्रेस की पूर्ण मतलब बहुमत की सरकारें हुआ करती थी। किसने दिया? इसको समझने के लिए आपको इराक और अमेरिका का युद्ध भी समझना पड़ेगा। इसी को समझिए, क्योंकि ये सारे के सारे तंत्र एक दूसरे के साथ मिलते हुए नजर आएंगे आपको। कैसे? इस पे रख सकते हैं। इराक अमेरिका का युद्ध हुआ, सद्दाम हुसैन के ऊपर एक आरोप लगा कि सद्दाम हुसैन के पास यानी इराक के पास जैविक हथियार है। आज तक उन जैविक हथियारों का पता नहीं चल सका। इराक के ऊपर अटैक भी हुए। तेल के कुओं के ऊपर किस आदमी का अधिकार है मालूम है आप लोगों को? इराक के 60% से ज्यादा तेल के कुओं की मालिक है एक कंपनी, एक फाउंडेशन जिसका नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन, जो दुनिया के 13 सबसे बड़े अमीर घराने माने जाते हैं, जिनको रॉयल फैमिलीज बोलते हैं, उनमें से एक फैमिली है रॉकफेलर फाउंडेशन। जेपी मॉर्गन, रेनल्ड्स, आपका वॉलमार्ट का जो मालिक है, रॉथस्चाइल्ड, ये उनमें से कुछ एक हैं। बिल गेट उनमें नहीं है, बिल गेट्स उनका फेस है। कार्ल स्क्वाब उनमें नहीं है, वो उसका फेस है, मतलब वो अलग है, वो छुपे रहते हैं हमेशा। इसमें रॉकफेलर फाउंडेशन आएगी आपको। क्या हुआ? तेल के कुओं के ऊपर रॉकफेलर फाउंडेशन का कब्जा। तेल के शोधन के बाद जब उसमें से पेट्रोल निकल गया, डीजल निकल गया, केरोसिन निकल गया, उसके बाद कोरताल निकल गया, सब निकल गए, कोलतार जैसे सब कुछ निकलने के बाद में लास्ट में एक केमिकल बचता है सिंथेटिक, जिसका नाम है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उस सिंथेटिक का इस्तेमाल किया जाता है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यूरिया, डीएपी की कोटिंग या उसके बनाने के लिए एपीआई का इस्तेमाल। उसी एपीआई का इस्तेमाल किया जाता है जो आपको एलोपैथी की ड्रग्स दी जाती हैं उनके अंदर। जो भी आदमी किसान के हाइब्रिड बीज के साथ में डाले हुए डीएपी यूरिया को खाएगा उसको भी कैंसर होगा। जो भी आदमी इस फार्मास्यूटिकल एलोपैथी की दवाइयों को खाएगा उसको भी कैंसर होगा 100% आने वाले टाइम में, जो ज्यादा एलोपैथी को खा रहा है, क्योंकि उन दोनों में सेम चीज डल रही है। फिर आपको पता चलेगा कि वो जो तेल के कुओं का मालिक है वो भी रॉकफेलर है,
चलता है कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, डीएपी, यूरिया की जितनी कंपनियां हैं पूरी दुनिया के अंदर, सब में इन्वेस्टमेंट उसी रॉकफेलर की है। फिर बाद में पता चलता है कि आपके देश में फार्मास्यूटिकल कंपनियों के सबसे टॉप कंपनियां जितनी हैं, उन टॉप कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट उसी रॉकफेलर फाउंडेशन की है। फिर आपको पता चलता है कि दुनिया के अंदर जो WHO जो काम कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हम उसे हेल्थ नहीं बोलते, हेल्थ बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है, उसकी स्थापना कब हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में। किसके रिकमेंडेशन पर हुई? फ्लेक्सनर कमीशन के रिकमेंडेशन पर। फ्लेक्सनर कमीशन कब बना? 1908 में। रिपोर्ट दी 1911 में। अपनी रिपोर्ट में कहता है, फ्लेक्सनर, अब्राहम फ्लेक्सनर की अध्यक्षता में हुई थी, वो ये कहता है कि पूरी दुनिया का मेडिकल सिस्टम एक होना चाहिए, ना ही होम्योपैथी होनी चाहिए, ना नेचुरोपैथी होनी चाहिए, ना एक्यूपंक्चर होना चाहिए, ना फूड थेरेपी होनी चाहिए, ना कलर थेरेपी होनी चाहिए, ना कोई और थेरेपी होनी चाहिए, सिर्फ एक ही थेरेपी होनी चाहिए पूरी दुनिया की। सच्चाई तो यह है कि प्रकृति में जहां बीमारी पैदा होती है उसका इलाज वहीं पर लोकल लेवल पर अवेलेबल होता है। जिस इलाके के अंदर बीमारी होती है उस इलाके के हिसाब से वहीं पर उसका इलाज होता है। राजस्थान में रेगिस्तान के हिसाब की बीमारी होगी, हिमाचल में हिमाचल के हिसाब की होगी, और समंदर किनारे दूसरे टाइप की होगी। तो सब पे एक थेरेपी कैसे चलेगी, ये समझ से बाहर है। लेकिन ये आपको तब समझ में आ जाएगा जब आपको पता चलेगा कि इब्राहिम फ्लेक्सनर को, फ्लेक्सनर कमीशन को फंडिंग करने वाला भी वही रॉकफेलर फाउंडेशन था, और WHO को सबसे ज्यादा फंडिंग देने वाला भी वही रॉकफेलर फाउंडेशन था। यानी कि आपके खेत में अगर दवाई डल रही है तो भी रॉकफेलर दे रहा है, उसको पैसे दे रहे हो। पेट्रोल डीजल गाड़ी पे डाल रहे हो तो भी रॉकफेलर को दे रहे हो। उससे पोल्यूशन की वजह से बीमारी होती है, उस बीमारी का इलाज कराने के लिए दवाई खा रहे हो तो भी रॉकफेलर को दे रहे हो। खेत में जो पड़ा है उसको खा करके, जो बीमार हो करके जो दवाई खा रहे हो तो भी रॉकफेलर को दे रहे हो। खाते टाइम भी उसको दे रहे हो और बीमार होते टाइम भी उसको दे रहे हो दवाई, यानी कि आपका चलना फिरना रॉकफेलर को दे रहा है। अब यह बात नहीं समझ में आई, लेकिन तब समझ में आएगा जब भारत के अंदर हरित क्रांति का रिकमेंडेशन देखोगे सर्च करके गूगल पे कि भारत में हरित क्रांति को किसने रिकमेंड किया, तो पता चलेगा रॉकफेलर फाउंडेशन ने किया। मतलब ये एक ही आदमी आपकी नसों में ऐसे घुसा हुआ है कि आपसे बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। बाद में पता चलता है यही रॉकफेलर फाउंडेशन का यार है बिल गेट्स। उस बिल गेट्स ने ऐसा खेल खेला कि जो CIA ने 1945 में एक टेक्नोलॉजी बनाई थी जिसका नाम था माइंड कंट्रोल डिवाइस, जिसको बाद में लोगों ने टेलीविजन कहना शुरू किया, जिसका काम था आपकी फेलोपिन ट्यूब के ऊपर यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर सीधा अटैक करना। उसमें पहले ट्यूब थी, उस ट्यूब से जो रेडिएशंस निकलती हैं, सामने बैठ के जो उसको देखता है आदमी की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। कैसे, इसका मैं आपको अभी थोड़ा सा हल्का हल्का प्रूफ दे देता हूं। एक बार आंख बंद करके, सारे जने एक बार आंख बंद कीजिए, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। आप सब लोग भी आंख बंद करेंगे। आप जरा इतना बताइए कि आपके घर में शादी है, उस शादी के माहौल को देखने की कोशिश कीजिए, कैसी शादी हो रही है, कौन नाच रहा है, किस तरह का संगीत बज रहा है, कैसे कैसे लोग खा रहे हैं, कैसे कैसे लोग बात कर रहे हैं, और अचानक से किसी का झगड़ा हो जाता है और एक जने ने दूसरे जने के ऊपर अटैक कर दिया है, जानलेवा अटैक कर दिया है, बहुत खून निकल रहा है। आप इमेजिन करेंगे, अभी जैसे ही आप आंखें खोलिए, अभी आप मुझे बताइए, क्या आप में से किसी ने, किसी को मैंने बताया किस कलर का था कपड़े, किसे पहने हुए थे, लेकिन किसी ने नीले देखे होंगे, किसी ने लाल देखे होंगे, किसी ने सफेद देखे होंगे, किसी ने पीले देखे होंगे। संगीत किसी का फास्ट होगा, किसी का मध्यम होगा, किसी की बाजे वाला होगा, किसी का ढोल नगाड़े वाला होगा। अटैक कर रहा था, किसी ने डंडा देखा, किसी ने गंडासा देखा, किसी ने बंदूक देखी, अपनी मर्जी से देखा। मारने वाला कौन था वो भी आपने देखा, पिटने वाला कौन था वो भी आपने देखा। टांग पे मारा कि कमर पे मारा कि सिर पे मारा, आप अपनी मर्जी से सोच सकते थे। अगर यही सीन मैं आपको यहां प्रोजेक्टर पर दिखा देता हूं, क्या आप अपनी मर्जी से सोच पाएंगे? तब आपको एग्जैक्ट मालूम होगा किसने क्या पहना हुआ है,
किसने किसको मारा, कैसे मारा। गलत तो नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप स्क्रीन से देखते हो, आप देखते हो या आपका बच्चा देखता है, वो कभी भी अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर वो किताब से पढ़ रहा है तो वो अपने नए विचारों को भी जन्म दे सकता है, नया कॉन्सेप्ट भी क्रिएट कर सकता है और अपने विचार से सोच भी सकता है। ठीक बात बता रहा हूं। अभी ये बात समझ में आई कि उसी बिल गेट्स ने उस टेलीविजन के कॉन्सेप्ट को पकड़ करके ये कहा कि इस टेक्नोलॉजी को मैं हर हाथ में, हर घर में पहुंचाना चाहता हूं। टेलीविजन हर घर तक पहुंचाने के बाद हर हाथ में कंप्यूटर पकड़ा दिया, कंप्यूटर के बाद हर हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। क्या आपको मालूम है विंडोज का मालिक जो है वही आपके एंड्रॉयड का मालिक है, वही गूगल का मालिक है, उसी की इन्वेस्टमेंट फेसबुक में है, उसी की इन्वेस्टमेंट बाकी की सारी एप्लीकेशंस में है। जितनी एप्लीकेशंस आज के टाइम पे वर्किंग में है उन सब के ऊपर उसी एक दो परिवारों का कब्जा है। यानी आप कहां जाते हो, कहां खर्च करते हो, किस तरह से खर्च करते हो, कैसे लोगों से मिलते हो, बंद कर देना यार इसको, कवर नहीं है क्या, किस तरह के लोगों से मिलते हो और आप कैसे रहते हो, लाइफस्टाइल क्या है, ब्रांडेड कपड़े पहनते हो क्योंकि परचेजिंग आपकी बताती है आप कहां से खरीद रहे हो, किस दुकान से खरीद रहे हो, कैसे मॉल में जा रहे हो, आपकी लोकेशन मोबाइल की बता रही है आप कहां जा रहे हो। यानी आपका रियल टाइम डाटा जा रहा है किसके पास है, बिल गेट्स के पास। वहां से वो अंदाजा लगा रहा है कि इस देश की कितने प्रतिशत पॉपुलेशन कैसी है। आपकी हर आवाज को रिकॉर्ड किया जा रहा है, आपकी हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे कि वो कैलकुलेशन करेंगे कि ये लोग कितना खर्च करते हैं। वो कैलकुलेट कर रहे हैं। लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन लगाकर ये टेस्टिंग किया गया कि इस परिवार की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या थी लॉकडाउन के दौरान। क्योंकि लॉकडाउन से के बाहर अभी आज के टाइम पे आपने दिन में जितना खर्चा किया है, अगर वो कैश किया है तो बिल गेट्स को नहीं मालूम है, लेकिन अगर आपने वो ऑनलाइन किया है तो उसको मालूम है। लॉकडाउन लगा करके ये टेस्टिंग की गई थी कि अगर व्यक्ति को बाहर निकलना बंद कर दिया जाए तो उसके बाहर निकलने के बाद घर में बैठकर पूरा 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, पूरे साल तक उसके परिवार का मिनिमम खर्चा कितना है। क्योंकि ये खर्चा कितना है, उतने रुपए छापकर आपको पकड़ाने हैं या आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, और उस रुपए का असलियत क्या है ये आपको संजीव भाई बताने वाले हैं। तो मैं उस सिरे को छोड़ रहा हूं अभी यहां पर, लेकिन वो पूरा खर्चा कैलकुलेट कर लिया गया। तो ये कैलकुलेशन हो गई कि इस देश के इतने प्रतिशत परिवारों का मंथली खर्चा इतना है, इतने प्रतिशत परिवारों का मंथली खर्चा इतने से इतने है, इतने परिवारों की जरूरत, मिनिमम जरूरतें ये हैं, इतने की ये है, जिसके हिसाब से सरकारों को अपना प्रोग्राम बनाने का मौका मिल जाएगा। यही बिल गेट्स को अगर आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे, आपकी जानकारियों के साथ साथ बिल गेट्स के पास एक टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी जिसके बारे में 2016 की प्रोग्रेसिव फार्मिंग की नीति आयोग की एक मीटिंग के अंदर बिल गेट्स ने कहा था कि आने वाले 10 सालों में हम भारत के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी बना देंगे जिसमें फार्मिंग विदाउट फार्मर चालू हो जाएगा। यानी किसी किसान की जरूरत नहीं रहेगी खेती करने के लिए। खेत के अंदर मेरी फसल मेरा ब्यौरा या फैमिली आईडी या आधार कार्ड या आपकी जमीन को बेचने के लिए जब आप मंडी में जाते हैं उसके हिसाब से आपके खेत में आपकी मिट्टी का प्रकार, आपके ट्यूबवेल का टाइप, आपका कितना पानी इस्तेमाल होता है, कितना बिजली इस्तेमाल होता है, उसके हिसाब से रियल टाइम डेटा जियो कृषि ऐप के ऊपर अपलोडेड होता है रेगुलरली, जिसके जरिए वो ये पता लगा रहे हैं कि फार्मर्स के बिना अगर खेती करनी हो ड्रोन के जरिए तो कैसे की जाएगी। उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी, जिसका मालिक है जॉन डीरे, और जॉन डीरे का मालिक है बिल गेट्स। अब बिल गेट्स का नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि जब मैंने शुरू में बताया था कि इस वायरस का पेटेंट भी बिल गेट्स के नाम पे, इसके इंजेक्शन का पेटेंट भी बिल गेट्स के नाम पे, आपके यहां एंड्रॉयड चल रहा है वो भी बिल गेट्स को जा रहा है, आपके मोबाइल में लैपटॉप में विंडो है वो भी बिल गेट्स के पास जा रही है। अब अगली कहानी सुनिए, खेतों के अंदर जितने बीज इस्तेमाल होते हैं, बाहर समाज में जितने पेड़ लगते हैं, उन सारे पेड़ों के बीज
ओरिजिनल बीज, 3.5 लाख ओरिजिनल बीज कंजर्व करके स्वालबार्ड सीड वॉल्ट नॉर्वे के अंदर है, -50 डिग्री सेल्सियस में उत्तरी गोलार्ध के ऊपर, जहां सुरक्षित रखे हुए हैं। उस स्वालबार्ड सीड वॉल्ट का सबसे बड़ा फंडिंग एजेंट भी बिल गेट्स ही है। यानी कि आपके खेत के सारे बीज बिल गेट्स के नाम पे पेटेंट है। इससे अगली कहानी समझ में आएगी जब आपको पता चलेगा कि ना केवल खेत के बीज बिल गेट्स के नाम पे है, बल्कि किसान के पास अपने डंगरों का संवर्धन करने के लिए, गाय का, भैंस का, बैल का, किसी भी जानवर का संवर्धन करने के लिए खेत जानवरों के बीज अवेलेबल मार्केट में नहीं है ओरिजिनल। सारे का सारा अगली जो नस्ल पैदा हो रही है, गाय की हो, चाहे भैंस की हो, चाहे बकरी की हो, चाहे ऊंट की हो, चाहे गधे की हो, चाहे घोड़े की हो, सारी नस्लें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हो रहा है। और वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिस टेक्निक से हो रहा है, उस टेक्निक का पेटेंट भी बिल गेट्स के नाम पर है। फिर थोड़ा और आगे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस मुंबई शहर में जहां हम खड़े हैं, यहां आज से 10 साल पहले लगभग 100-125 के करीब IVF सेंटर थे, जिनके अंदर आर्टिफिशियल गर्भाधान के जरिए बच्चे पैदा किए जाते थे। आज आपको जानकर हैरानी होगी, 3000 से ज्यादा IVF सेंटर मुंबई के अंदर खुल चुके हैं पिछले 10 सालों में। आपकी हर हाउसिंग सोसाइटी से 2 किलोमीटर दूर निकलोगे तो आपको एक IVF सेंटर का बोर्ड नजर आएगा बच्चे पैदा करने के लिए। मार्केट के अंदर मेडिकल फार्मा की रिपोर्ट है, 70% बच्चे, बच्चियां नपुंसक और बांझ हो चुके हैं, जिनमें अगला बच्चा पैदा करने की योग्यता नहीं है। और पहले IVF सेंटर के अंदर स्पर्म उसके परिवार का ले लिया जाता था स्पर्म डोनेट करने के जरिए, लेकिन आज के टाइम पर बैन हो चुका है। केवल कंपनी का बीज ही दिया जाएगा, आपको कंपनी का स्पर्म दिया जाएगा। और कमाल की बात यह है कि उस IVF टेक्नोलॉजी का पेटेंट भी बिल गेट्स के नाम पर ही है। यानी खेत के बीज, डंगरों के बीज और इंसान का बीज, तीनों बीज बिल गेट्स के नाम पे पेटेंट है। यानी उसकी मर्जी के बिना भविष्य में व्यक्ति अपना बच्चा पैदा भी नहीं कर पाएगा। इसके लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। आपके समाज के अंदर ट्रांसजेंडर एक एजेंडा चलाया जा रहा है, LGBTQ के नाम पे एक एजेंडा चलाया जा रहा है। आपके बच्चों के मोबाइल के ऊपर ऐसे कार्टून चलाए जाते हैं, लड़का लड़के को किस कर रहा है, लड़की लड़की को किस कर रही है, जिसमें लेस्बियन और गे कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें कह रहे हैं शादी करने की जरूरत नहीं है। हमारे हरियाणा के अंदर कुंवारों के लिए एक नई स्कीम निकाल दी, पेंशन देंगे कुंवारों को, रंडवा पेंशन उसको बोलते हैं हमारे वहां पे। उस रंडवा पेंशन में सरकार ने कंडीशन रखी है, आपको महीने का इतने 1000 रुपया मिलेगा, लेकिन शर्त यह है अगर कभी शादी कर ली तो ब्याज समेत सारा पैसा वापस देना पड़ेगा। मतलब प्रमोशन यह किया जा रहा है कि आप कुंवारे रहेंगे तो आपको पैसा मिलता रहेगा, और आप अगर परिवार में जाएंगे तो नहीं मिलेगा। भारत सरकार ने एक कानून बनाया है जिसके अंतर्गत पहले 18 साल उम्र थी लड़की की शादी की। अगर आपको पता हो, हमारे शास्त्रों में और पुराने कल्चर के अंदर आयुर्वेद भी यह कहता है कि 14 साल की उम्र में बच्ची जो है, लड़की जो है, वो मां बनने के लिए तैयार होना शुरू होती है, और 16 साल की उम्र तक वो सही तरह से मां बन सकती है। और 16 साल की उम्र से लेकर जितनी जल्दी वो मां बनेगी उतना हेल्दी उसका बच्चा होगा, जितनी लेट मां बनेगी उतना अनहेल्दी बच्चा होगा। जब देखा कि 18 साल की उम्र तय करने से लड़कियों की ज्यादा बर्बादी नहीं हुई, तो सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसमें लड़की की उम्र 21 साल शादी की कर दी कि 21 साल से पहले अगर मां बाप ने शादी कर दी तो उसको जेल हो जाएगी मां बाप को। लोगों ने सोचा बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन अगले ही पल पता चलता है उसी कानून में नीचे लिखा हुआ है कि शादी 21 से पहले नहीं कर सकती, लेकिन लिव इन में 16 साल की उम्र से रहना शुरू कर सकती है, लिव इन रिलेशनशिप में। यानी कि जो शारीरिक संबंध है वो 16 साल की उम्र में बना सकती है। और अगर प्रेग्नेंट हो जाए और बच्चा पैदा हो जाए और ना रखना चाहे तो हर जिले में शिशु के संभाल केंद्र बना दिए हैं, आप बच्चा सरकार को दे सकते हो। यानी बच्ची अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकती है, 5 साल अपना व्यभिचार कर सकती है, अपना गलत आचरण कर सकती है, लेकिन समाज में शादी का रुतबा नहीं मिल सकती। इस तरह का कानून बना दिया। साथ में कानून बना दिया बिजली का कानून कि प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा बिजली,
प्राइवेट कंपनियां बाहर मीटर लगाएंगी, वो मीटर आपके आधार कार्ड के साथ जुड़े होंगे, प्रीपेड मीटर होंगे, बिजली का रेट अपनी मर्जी से कंपनियां तय करेंगी और मालिक को, उपभोक्ता को पहले जमा कराना पड़ेगा पैसा, बाद में उसका उपयोग कर पाएगा। यही काम पानी के मीटर के लिए किया है कि 10,000 रुपया महीने का देना पड़ेगा अगर आपके घर में समर्सिबल या नलका है जिससे मोटर से आप पानी निकाल सकते हो। तो बीज के लिए कानून है, यदि आप साबित नहीं कर पाए किस दुकान से लेकर के आए तो आपको 3 साल तक की कैद हो सकती है। डंगरों के लिए कानून है जिसमें राजस्थान और गुजरात पहला राज्य बना जिसमें एक से ज्यादा गायें नहीं पाल सकते। अगर गाय आपकी शहर में मिलेगी चलती हुई तो 25,000 50,000 जुर्माना लगेगा। आप देने से मना करोगे तो उसके कान पे फास्टैग लगा हुआ है, आपके खाते से काट लिया जाएगा। लगा हुआ है हर डंगर के ऊपर, पीछे कान के ऊपर एक फास्टैग लगा हुआ है, जैसे आपकी गाड़ी पे फास्टैग लगा है। गाड़ियों के लिए कानून बन रहा है कि आपकी गाड़ी, अभी तो वो टोल टैक्स कटता है फास्टैग से, आने वाले टाइम में जीपीएस एनेबल्ड गाड़ियां आ रही हैं सारी की सारी, जिसके तहत आप जितना किलोमीटर चलोगे उसके हिसाब से आपका पैसा कटेगा। हाईवे पे चलोगे उसके रेट अलग हैं, स्टेट हाईवे पे चलोगे उसके अलग हैं, एलिवेटेड हाईवे पे चलोगे उसके अलग हैं, लोकल सड़क पर चलोगे उसके रेट अलग हैं। गाड़ी स्टार्ट करी, स्टार्ट करके जितने किलोमीटर चल के आई, उस किलोमीटर कौन से रोड पर थी वो जीपीएस आपका बता ही रहा है, उस रोड के रेट फिक्स हैं। जैसे ही गाड़ी बंद करोगे खाते से पैसा अपने आप कट जाएगा, क्योंकि आपका फास्टैग आपके आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है, आधार कार्ड आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है। आने वाले टाइम में पटना और लखनऊ के लिए अभी कानून बन चुका है, नियम बन चुका है, सरकारों ने जबरदस्ती काम करना शुरू कर दिया। जबरदस्त युद्ध स्तर पर हर घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। आपके आधार कार्ड को अपडेट किया जा रहा है, आपके आधार कार्ड आपकी शक्ल को पहचान लेगा सड़क पर चलते हुए ही, यानी सीसीटीवी कैमरा आपकी शक्ल को पहचान के आधार से मैच कर देगा। अगर सरकार अगली बार लॉकडाउन लगाएगी तो उस लॉकडाउन के लिए आपको चालान पुलिस नहीं काटेगी, आपके खाते से अपने आप कट जाएगा, क्योंकि आपका सीसीटीवी कैमरा और आधार आपस में कनेक्टेड है हाई रेजोल्यूशन कैमरा के साथ। अगली बार आपके आधार कार्ड को आपकी हर चीज के साथ जोड़ा जा रहा है, पूरी फैमिली की इनकम, पूरी फैमिली की डिटेल, आपकी गाड़ी का लाइसेंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी गाड़ी की आरसी, आपके खेत की जमीन, आपके मकान की जमीन, आपके दुकान की जमीन, आपका पानी का बिल, आपका बिजली का बिल, आपका गैस का बिल, आपका गैस का कनेक्शन और दूसरे कनेक्शन, जितने भी कागज आपके पास हैं वो सारे आधार कार्ड के साथ जोड़े जा रहे हैं। यानी कि आपको कंट्रोल करने के लिए अगली बार सरकार आपको डिक्लेयर्ड पाबंदी नहीं लगाएगी कि अगर आप लोगों ने तीसरी डोज नहीं ली तो आपको बस में नहीं चढ़ने दिया जाएगा, आपको ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जाएगा, विदेश की टिकट नहीं मिलेगी, सचिवालय में कोई काम नहीं होगा, पेंशन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, हाजिरी नहीं लगाने देंगे, पेपर नहीं दे पाओगे, स्कूल में नहीं जा पाओगे, सड़क पे नहीं जा पाओगे, मंडी में नहीं जा पाओगे, दुकान नहीं खोल पाओगे। ये पाबंदियां अगली बार सरकार नहीं लगाने वाली है। सरकार को केवल एक ही बटन दबाना है, आधार को इनएक्टिव कर दो, अगली डोज लगाओगे तो आधार चालू होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इसी के चलते 3 नए कानून बना दिए गए हैं। एक यूएपीए बना दिया गया है। किसी को यूएपीए के बारे में मालूम है? यूएपीए काफी पुराना एक कानून है जो काफी सालों से निरस्त पड़ा था, जिसको इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने से 10 साल पहले बनाया था। 1965 में अनलॉफुल एक्शंस एक्ट, अनलॉफुल जो एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1965 यूएपीए। इस कानून की खासियत यह है कि इस कानून के तहत अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो 6 महीने तक आपको जमानत नहीं मिलेगी, चाहे उस आपके ऊपर झूठा आरोप लगा हो, चाहे आपके ऊपर सच्चा आरोप लगा हो, जैसे टाडा हुआ करता था। इसी तरह से यूपी के अंदर एक नई पुलिस फोर्स बनी है। आप लोग सर्च कर सकते हैं मैंने जो जो बातें बोली हैं। यूपी में एक नई पुलिस फोर्स बनी है। मैं ये सारी चीजें कनेक्ट करूंगा बाद में। यूपी में जो नई पुलिस फोर्स बनी है उसका नाम है यूपीएसएसएफ, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। उस स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को वही सारी ताकतें दी गई हैं जो ताकतें यूएपीए में दी गई हैं। यानी यूपी की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसके ऊपर 6 महीने तक वो सवाल नहीं उठा सकता, उसको कोई कोर्ट जमानत नहीं देगी।
6 महीने के बाद यदि वो व्यक्ति बेकसूर निकलता है और वो उसको पुलिस साबित नहीं कर पाई कि यह आदमी आतंकी था और देश की संप्रभुता और एकता के लिए खतरा था, तो भाई साहब वो व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि उस कानून में नीचे लिखा हुआ है किसी भी सरकारी ऑफिशियल के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि उसने जो किया वो गुड फेथ में किया। यही लाइन यूएपीए में लिखी हुई है, यही लाइन खेती के 3 कानूनों में लिखी हुई थी। खेती के 3 कानूनों में भी यही था कि अगर किसान का किसी कंपनी के साथ कोई झगड़ा हो जाता है तो एसडीएम की कोर्ट में ही उसका निपटारा होगा। एसडीएम की कोर्ट के बाद अगर उसका नहीं मन भरता है, नहीं उसका सेटिस्फेक्शन होता है, तो एडीसी के पास जा सकता है। एडीसी के पास भी निपटारा नहीं होता है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता। यही चीज एक कानून में लिखी हुई है जिसका नाम है पेंडेमिक ट्रीटी। ये बहुत खतरनाक है मां साहब, पेंडेमिक ट्रीटी। आने वाले टाइम में जो भी देश पेंडेमिक ट्रीटी पर साइन कर देगा, जिसकी तैयारी 2022 में नरेंद्र मोदी साहब ने की थी, केंद्र की सरकार ने, क्योंकि ये साइन केवल केंद्र की सरकार कर सकती है। केंद्र सरकार ने अगर पेंडेमिक ट्रीटी पर सिग्नेचर कर दिया तो पेंडेमिक ट्रीटी की कुछ खास पॉइंट बता देता हूं। उसका इस्तेमाल डब्ल्यूएचओ कैसे करेगा मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। पेंडेमिक ट्रीटी में यह लिखा हुआ है कि जिस दिन पेंडेमिक ट्रीटी लागू हो जाएगी उस दिन के बाद से किसी भी देश का जिसने वो सिग्नेचर करी हुई है उसका संविधान और उसकी सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड हो जाएगी। आपका कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होगा, आपका कोई मौलिक अधिकार नहीं होगा, कोई स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा। आप सरकार के नैरेटिव के खिलाफ बोलोगे तो सीधी जेल होगी। सरकार के नैरेटिव के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। जो सरकार कहेगी कॉम्प्लाई करना पड़ेगा, वरना आपका सब कुछ बैन हो जाएगा। इस दौरान आप सोचिए, देश के पास भूखमरी से बचने के लिए, अकाल से, बाढ़ से, महामारी के हालात से बचने के लिए 2 साल का रिजर्व फूड होता था एक कॉरपोरेशन के पास जिसका नाम था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। एफसीआई के पास 2 लाख मीट्रिक टन अनाज हुआ करता था। आज के 200 लाख मीट्रिक टन, आज के टाइम पे केवल 40 लाख मीट्रिक टन अनाज बचा है। 40 भी नहीं बचा है अब तो। अब अपने देश के पास बहुत ज्यादा अनाज नहीं बचा है। 6 महीने से कम का अनाज इस वक्त एफसीआई के पास बचा हुआ है। 6 महीने तक, यानी कि अगर आज अकाल पड़ता है या सरकारें बंद कह देती हैं कि आज फसल खराब हो गई, मान लो किसी दौर में ये प्राइवेट कंपनियां जो बिल गेट्स की है, जो आपका कंट्रोल करना चाहती है, अगर बिल गेट्स कह दे सारी कंपनियों को कि अब की बार इन सबको बांझ बीज दे दो, खेत में किसान के पास अनाज ही नहीं होगा, तो देश के पास अनाज कहां से आएगा? किसान 1 साल से ज्यादा का रखता नहीं है। एफसीआई के पास अनाज है नहीं है। अब केवल अनाज बचा है तो अडानी और अंबानी के साइलोज में बचा है, जो बड़े बड़े लोहे के कंटेनर आपने स्टील में देखे होंगे। उन बड़े गोदामों के अंदर अनाज बचा हुआ है। उन अनाजों की रक्षा, अगर भूखमरी आएगी तो देश की भूखी मरती हुई जनता उनके ऊपर अटैक करेगी। उस अटैक से बचने के लिए प्राइवेट आर्मी और प्राइवेट पुलिस बना सकता है कोई भी उद्योगपति, यह कानून बना दिया गया है। और वो प्राइवेट पुलिस और प्राइवेट कानून जो फौजी है वो कहां से आएंगे, उसके लिए अग्निवीर योजना ला दी गई है, जिसमें 4 साल के बाद फौज से रिटायरमेंट होकर के आएगी। यानी कि इसको कंपेयर करना है आपको गडकरी के उस बयान के साथ और श्रीलंका की हालात के साथ। गडकरी ने एक बयान दिया था आज से 6 महीने पहले कि हम अगले 4 से 5 साल में पेट्रोल डीजल इस देश के अंदर बैन करने वाले हैं। आप में से किसी ने सुना होगा वो बयान, लगभग सुना है। उसी वक्त श्रीलंका के अंदर भूखमरी के हालात थे। श्रीलंका की सरकार गिर गई थी, देश के अंदर भूखमरी थी। उस वक्त वहां श्रीलंका की औरतों ने अपने बच्चों को भोजन खिलाने के लिए अपनी असमत तक दी। मतलब जब बालियां पूरी हो गई, जब कड़े भी निकल गए, जब सारा सोना चांदी निकल गया, उसके बाद उन्होंने कहा आप हमारे साथ कुछ भी कर लो, बस हमारे बच्चों को रोटी खिला दो। यह हालत अगर इस देश में आएगी तो अनाज पे आक्रमण होगा। उसी टाइम श्रीलंका की एक खबर थी कि पेट्रोल और डीजल लेने वाले किसान अगर उपद्रव ना मचाए, इसीलिए हर पेट्रोल पर बंदूकधारी अग्निवीर खड़े कर दिए गए हैं श्रीलंका में। वही किराए के फौजी, यही किराए के फौजी रशिया के अंदर रशिया माफिया का हथियार बने रहते हैं। यही किराए के फौजी आने के बाद इस देश के अंदर प्राइवेट कंपनियों के सिपाही बनकर के, उनके शूटर बनकर के काम करने वाले हैं।
यानी अनाज आपके पास नहीं है, बीज आपके पास नहीं है, पैसा आपका सारा का सारा मार्केट से खींचा जा रहा है। जिस वक्त 2000 रुपए का नोट सरकार ने वापस लेने का फैसला लिया, आपको मालूम हो मार्केट से 2000 का नोट गायब हो चुका था। धीरे धीरे 500 का नोट भी मार्केट से गायब होने वाला है। आपके पास जो जेब में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा नहीं है, खाते में अकाउंट में जो डिजिट दिखाई दे रही है वो केवल डिजिट है। अगर वो डिजिट किसी दिन साइबर अटैक आ जाता है और साइबर अटैक में वो सारा का सारा डेटा उड़ जाता है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। किसान की सारी जमीन इस टाइम बैंकों के पास नीलाम पड़ी है, सारे मकान कर्जे पे हैं, सारी गाड़ियां कर्जे पे हैं, सारी फैक्ट्रियां कर्जे पे हैं, सब कुछ इस टाइम क्रेडिट पे चल रहा है, पूरा भारत क्रेडिट पे चल रहा है। और आपके पास हाथ में ना सोना है क्योंकि गोल्ड लोन ले चुके हैं, प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी लोन ले चुके हैं, सामान नहीं है क्योंकि सामान का लोन ले चुके हैं, डंगरों पर भी लोन है, यहां तक कि जो लोग क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं उनके कच्चे भी इस टाइम लोन पर हैं। भैया आप लेकर के आयो तो अगले महीने पे करोगे, उस टाइम लोन पर है, सिंपल सा फंडा है। इसका मतलब है पूरा भारत इस टाइम पे लोन पर है और किसी दिन साइबर अटैक आएगा और सारा का सारा उड़ जाएगा और सरकार कहेगी हमको मालूम है तुमको जिंदा रहने के लिए कितना पैसा चाहिए महीने का, उतना मिलता रहेगा, बस चुप करके घर में बैठे रहो। क्योंकि बाहर एक नई महामारी आई है, पेंडेमिक ट्रीटी के हिसाब से कानून कहता है बाहर निकलोगे तो अकाउंट सीज हो जाएगा, बाहर नहीं निकल सकते हो। गाड़ी का चालान काटने के लिए आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि आपने कोई कानून तोड़ा है, सीसीटीवी कैमरा आपको देख रहा है, देखते ही आपके नंबर प्लेट को पढ़ करके आपके खाते से कट जाएगा। अगर 3 से ज्यादा चालान कटे तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा और गाड़ी सीज हो जाएगी। क्योंकि जो नई गाड़ियां आ रही हैं उसमें एक भाई साहब बता रहे थे मेरी गाड़ी बड़ी हाई टेक है। मैंने कहा क्या है इसमें हाई टेक? अगर चोरी हो जाए ना तो मैं यहीं से बंद कर सकता हूं अपने मोबाइल से। मैं कहा इसका मतलब तू भागने लगे तो पीछे से कंपनी भी बंद कर सकती है, पुलिस भी बंद कर सकती है ना। यानी कि आपकी चालान 3 बार कट गए तो चौथी बार आप घर में स्टार्ट ही नहीं होएगी, ये कंपनी के पास अधिकार है भाई साहब, तो पुलिस के पास भी है आपका अधिकार ये। यानी कि आपको प्योरी तरह से रोटी के लिए भी इनके ऊपर निर्भर, पेट्रोल डीजल के लिए भी इनके ऊपर निर्भर, बीज के लिए भी इनके ऊपर निर्भर, दूध के लिए कानून बना चुके हैं कि फैक्ट्री में दूध बनेगा, डंगर रखने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के अंदर कानून लाने की तैयारी चल रही है और अगर यह सक्सेस हुआ तो पूरे भारत में होगा कि अगर किसी के घर में 2 लोग रहते हैं तो 4 या 5 भैंस अगर घर में पाली हुई हैं तो 2 आदमियों के लिए जितने दूध की जरूरत है उससे फालतू का प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, चाहे उसने यूज किया हो कैसे मर्जी। यानी कि आप ज्यादा डंगर नहीं रख सकते, आप ज्यादा बो नहीं सकते, आप खा नहीं सकते, आप पहन नहीं सकते, आप कहीं आ नहीं सकते, आप कहीं जा नहीं सकते। तो कानून आपके लिए क्या कर रहा है, सरकारें आपके लिए क्या कर रही है, मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। पेंडेमिक ट्रीटी को मैं पूरा कर देता हूं। पेंडेमिक ट्रीटी के अंदर यह लिखा हुआ है कि यदि पेंडेमिक ट्रीटी लागू हो जाती है तो आपका संविधान और आपका कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा। जो WHO नियम बनाएगा वो आपको मानने पड़ेंगे और उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। उसी में अगली लाइन लिखी हुई है कि सरकार के अधिकारी को यदि यह शक होता है कि आपके घर में, आपके डंगर में, आपके परिवार के किसी व्यक्ति में, किसी सामान में वायरस होने की आशंका है तो वो उसको डिसइंफेक्ट कर सकता है। डिसइंफेक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है कि वो सैनिटाइज कर सकता है, वो उसको मार सकता है, वो उसको जला सकता है। यानी अगर आपके पशुधन में वायरस का डाउट है तो उसे मारा जा सकता है। इसकी टेस्टिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया में लाखों गायें मारी गई थी और अमेरिका में लाखों सुअर और बिल्लियां मारी गई थी, चाइना में बिल्ली मारी गई थी, करोड़ों हैं, हां, मैड काऊ कह करके, ठीक है। इसी तरह से उस पेंडेमिक ट्रीटी में यह लिखा हुआ है कि यदि आपके पास, आपके घर में वायरस होने की आशंका है तो सरकार का आदमी आपके घर में घुसकर आपके बेड, आपके कपड़े, आपके मकान को आग लगा सकता है। आपकी फसल में वायरस होने का अंदेशा है तो वो आपकी फसल, खड़ी फसल को आग लगा सकता है। यह उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं। उसी पेंडेमिक ट्रीटी के अंदर यह लिखा हुआ है कि यदि बाद में, हां,
आपको आपके परिवार के किसी सदस्य को जबरदस्ती उठा के ले जाया जा सकता है, उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा सकता है, उसके जबरदस्ती टेस्टिंग हो सकती है, उसको जबरदस्ती कोई भी इलाज, कोई भी इंजेक्शन दिया जा सकता है। यह उस पेंडेमिक ट्रीटी में लिखा हुआ है। और यदि 15 दिन के बाद यह मालूम पड़ता है किसी टेस्ट की रिपोर्ट से कि उसके अंदर वो वायरस नहीं था, तो उसके परिवार के व्यक्ति या वो कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि सरकारी अधिकारी ने जो भी किया था गुड फेथ में किया था। यह उसमें लिखा हुआ है। और आपको जानकर हैरानी होगी, जिन 42-45 बीमारियों का उसमें जिक्र है, उसमें कॉमन कोल्ड भी है। यानी कि वो लॉकडाउन कॉमन कोल्ड पे भी लगा सकते हैं पेंडेमिक ट्रीटी अगर लागू हो जाती है। उस पेंडेमिक ट्रीटी को जब 21 में लाने की तैयारी चली थी तो खूब सारा विरोध हुआ था। 2-2.5 लाख के करीब ईमेल गई थी। जिस प्रकार से अभी लाइव स्टॉक के ऊपर नया कानून बनाया था, उस लाइव स्टॉक वाले कानून के लिए उसी टाइम पर जैसे हमारा जैन समुदाय जिस तरह से इकट्ठा हुआ सबसे ज्यादा मतलब आक्रामक तरीके से, सरकार को वापस लेना पड़ा, वैसे ही वो पेंडेमिक ट्रीटी वापस लेनी पड़ी थी। आपके जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन सब को उन लोगों ने, मैं माफ कीजिएगा बड़ा गंदा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आपके तीर्थ स्थलों को रंडी खाना बनाने का पूरा इंतजाम सरकार कर रही है। हर गांव के अंदर ये व्यभिचार का पूरा रास्ता खोल रही है कि वहां पर क्रूज भी बनेगा, वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, जिस मर्जी हालत में लोग आइए, मतलब वहां पर कमरे लीजिए, वहां पे दारू पीजिए, वहां मीट खाइए। वहां टूरिज्म सेंटर बनाने की पूरी योजना चल रही है। लेकिन ये पूरी तरह से योजना है, आप अपनी संस्कृति को भूल जाएं। 1 वर्ल्ड, 1 अर्थ, 1 हेल्थ, 1 टैक्स, 1 पुलिस, 1 वर्दी, 1 राशन कार्ड, 1 वोटर कार्ड, 1 पहचान, 1-1-1। G20 की जितनी एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हो, वो वसुधैव कुटुंबकम की आड़ में ये सबको एक जैसा बनाना चाहते हैं। 1 रिलीजन, पूरी दुनिया के रिलीजन खत्म होने के लिए कगार पर हैं। एक नया धर्म आ रहा है जिसका नाम है क्रिस्लाम। क्रिश्चियन और इस्लाम का मिला करके इस नया जो नियम आएगा, भारत के अंदर नाटो आएगा, नाटो की आर्मी आएगी, चाइना से युद्ध होगा। अगर आप लोगों ने इनका विरोध किया पेंडेमिक ट्रीटी का, अगर आप लोग नहीं माने, इनके काबू नहीं हुए, टारगेट बता देता हूं, पूरे टाइम पूरा होने वाला है, मेरे पास बोलने के लिए 4-5 घंटे का सामान है, इसलिए 1-2 घंटे में बात नहीं संभव है, इसलिए मैं फटाफट सारी बातें बोल रहा हूं, सॉरी। लेकिन कनेक्ट हो, सारे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं ना आपका, मतलब आई होप कि मैं आपको सारी चीजों को जब आप कनेक्ट करेंगे कि वो करना क्या चाहते हैं, यदि एक शब्द में आपको बताया जाए, एक लाइन में, वो पूरी तरह से कंट्रोल और आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट करना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं जो इन सरकारों को कंट्रोल करते हैं, जो पैसे को छापते हैं, उसके बारे में संजीव भाई आपको बताएंगे इस पॉइंट पे कि वो कौन लोग हैं, वो कहां से चलता है पूरा सिस्टम, और वो अब किस तरह से आपके ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने ये समाज के हर तबके को बर्बाद करने के लिए, जैसे कि दुकानदार को बर्बाद करने के लिए ऑनलाइन जो ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, उनको हजारों करोड़ रुपया माफ कर देंगे ताकि वो सस्ता दे सके, लोगों की आदत बन जाएगी सस्ता खरीदने की ऑनलाइन। उसके बाद दुकानदार को बर्बाद किया जा सके, मिस्त्री को, छोटे मिस्त्री को, तो छोटे मिस्त्री को बर्बाद करने के लिए भारत 6 की गाड़ियां केवल एजेंसी में ठीक होती हैं, उनको लोकल मिस्त्री ठीक नहीं कर सकता। पुराने वाली गाड़ियों को स्क्रैप बनाने की योजना। इसी तरह से किसान को बर्बाद करने का मैंने आपको बता दिया। 90% नौकरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा जाएगा। अभी मैं एयरपोर्ट पर आ रहा था, मैंने अपने फेसबुक पर वो फोटो लगाई है, आपके कोकिलाबेन करके एक अंबानी का, धीरूभाई अंबानी का एक अस्पताल है, उस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी शुरू हो चुकी है। मैं कहने की बात नहीं, यह बात मैं 3 साल पहले बोला करता था। उनको डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, ड्राइवरलेस कारें आ चुकी हैं, बिना ड्राइवर के ट्रक चलेंगे, बिना ड्राइवर के गाड़ियां चलेंगी, बिना किसी किसान के खेती होगी, बिना किसी आदमी के रेस्टोरेंट चलाया जा सकता है। सूरत के अंदर रोबोटिक रेस्टोरेंट इस टाइम वर्किंग में है, एक भी व्यक्ति वहां काम नहीं करता है। उनको आदमी नहीं चाहिए, उनको केवल मशीनें चाहिए। इसीलिए आपके शरीर में नैनो पार्टिकल्स डाले गए हैं। जब कल को 5G पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा, जिन जिन लोगों ने सरकार के दिए हुए वो 2 अमृत प्याले पिए हुए हैं, उनको 5G से चालू करके आपको भी रोबोट की तरह चलाने की योजना है। डरने की जरूरत नहीं है, इसको डिटॉक्स किया जा सकता है अगर आपने वो लिए हुए हैं। लेकिन अगर आप डिटॉक्स नहीं कराते हो तो ये आंकड़े हैं कि 2022 के अंदर जो नॉर्मल डेथ रेट था उससे 6 करोड़ ज्यादा लोग मरे हैं। एक्सेसिव डेथ है 6 करोड़ की, और सारे के सारे वह थे जिन्होंने दोनों की दोनों डोज ले रखी थी। दूसरी कहानी समझने की है,
इनके आंकड़े के अनुसार 2025 में एक नई बीमारी, नई महामारी आने वाली है। असल में वो महामारी नहीं आने वाली है, जो इनके जिस केमिकल के साइड इफेक्ट होने वाले हैं, लोग धड़ाधड़ मरने वाले हैं। घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द, आंख की रोशनी, दांत चले जाना, खुजली होना, आपको लथार्जिक होना, शरीर ढीला पड़ जाना, नपुंसकता, बांझपन, पीरियड्स में दिक्कत, कंसीव होने में दिक्कत, ये कैंसर, हार्ट के पेशेंट, कार्डियक अरेस्ट, जिम में काम करते हुए, सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए, ग्राउंड में खेलते हुए, आपको कुछ भी कभी भी हो सकता है। ये सारी एक्टिविटीज आपके आसपास लगभग 5 से 10 गुना बढ़ चुकी हैं ऑलरेडी। मेरे कहने की जरूरत नहीं है, सब समझ रहे हैं कि सरकार ने धोखा किया है। एक सरकार ने धोखा नहीं किया, हर प्रदेश सरकार ने धोखा किया अपने लोगों के साथ में। और यह धोखा इसलिए कर पाया क्योंकि देश के लोग अपने अधिकारों के लिए सचेत नहीं थे। देश के लोग अपना कर्तव्य भूल गए थे। वो आपस के भाईचारे को तोड़ करके वो सरकारों के समर्थन में लग गए, वो किसी के पीछे हो गए। जहां देश की जनता को परमानेंट अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए था, वो रोल उन्होंने अदा नहीं किया और चुपचाप टेलीविजन के आगे बैठ करके देखते रहे। जो व्यक्ति आज भी टेलीविजन के आगे बैठा रहेगा, जो मोबाइल के इस प्रोपेगेंडा को नहीं समझ पाएगा, जो फार्मा कंपनियों को नहीं समझ पाएगा, जो इस पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं समझ पाएगा कि एक सुर में, एक सिरे से एक जैसा, एक रंग में क्यों ढालने की कोशिश चल रही है, तो मैं समझता हूं हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। हम अगली संतानों को नपुंसक और बांझ बनाने के लिए अभिशप्त माने जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम फार्मा कंपनियों की रिपोर्ट यह कहती है भारत में 70% युवा मां और बाप बनने लायक इस टाइम नहीं है। और यह आंकड़ा अगले 2 से 3 सालों में 100% करने की योजना है। और अखबार में छप चुका है कि 2050 तक भारत के युवाओं का स्पर्म काउंट 0 होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आपका बच्चा पैदा होते ही अस्पताल में ऐसे 3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आने वाले टाइम में उनको कंट्रोल कैसे किया जाए उसका इंतजाम वो लोग पहले दिन से कर रहे हैं। इसीलिए दाई प्रथा को खत्म किया, इसीलिए सारे सिजेरियन हो रहे हैं, इसलिए हर बच्चे के लिए 65 इंजेक्शन लगाए जाते हैं पूरे जीवन में। मात्र 10 साल का होने तक लग जाते हैं 35 के करीब इंजेक्शन। तो और आप देखिएगा जो आईवीएफ से पैदा हुए हैं और जिनको जितने ज्यादा इंजेक्शंस लगे हैं उनकी उम्र उतनी ही कम है। 45 पार नहीं करता है एक भी बच्चा जो आईवीएफ से पैदा हुआ है, और उनके अपनी संतान पैदा होने का तो चांस ही नहीं है। यही डंगरों में हो रहा है, यही खेत में हो रहा है। खेत में जो हाइब्रिड बीज बो देगा उसके पास नया बीज बोने के लिए बाजार से ही लेना पड़ेगा। यानी कि आपके जीवन को बाजार आधारित बनाने की उनकी योजना है। और जो जनता सरकार मोर्चा के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि देश के लोगों को एक साथ आकर अपने बच्चों को बचाने के लिए सारी ताकत जनता के हाथ में होनी चाहिए। समाज आधारित व्यवस्था होनी चाहिए। उस समाज आधारित व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करने की जरूरत है। उसके लिए युद्ध स्तर पर लोगों को आना पड़ेगा। हो सकता है अपना काम छोड़कर आना पड़े। हम लोग अपना काम छोड़कर इसलिए लगे क्योंकि हमको ऐसा लगा ये करना चाहिए, इसलिए नहीं लगे कि इससे हमें क्या मिलने वाला। हमको मालूम है जिस भी व्यक्ति ने इन कंपनियों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई है, ना लाल बहादुर शास्त्री बच पाए, ना भाई साहब सुभाष चंद्र बोस बच पाए। यही भाषा जो हम बोल रहे हैं, यही भगत सिंह बोला करते थे, ना वो बच पाए। यही भाषा राजीव दीक्षित बोला करते थे, ना वो बच पाए। इंदिरा गांधी ने सब कुछ नेशनलाइज किया, उसको मार दिया गया। राजीव गांधी ने सब कुछ नेशनलाइज करने के लिए गांव का पंचायती राज का कानून आया था। पंचायती राज के कानून आने के आधे साल के अंदर अंदर मार दिया गया था। जो भी व्यक्ति उनकी उस व्यवस्था को छेड़ने की कोशिश करता है उसको 2 ही हश्र होते हैं, या तो वो अपने साथ मिला लेते हैं या उसको रास्ते से हटा देते हैं। उनके साथ मिलने का अपना कोई इरादा है नहीं और मरने से हम लोग डरते नहीं। इसीलिए हम निकले हुए हैं 24 के 24 घंटे 365 दिन बिना सोए, बिना रुके, बिना थके। चाहे मुंह में छाले हो रहे हो, चाहे जख्म से सारा गला भरा पड़ा हो, कुछ भी हुआ पड़ा हो, हम ये सोचते हैं पता नहीं कहां से कौन क्रांतिकारी आ जाए जिसको बात समझ आ जाए। पता नहीं कौन आ जाए जो हमको सहारा दे दे, जो कह दे कि तुम आगे बढ़ो, तुम चलो, हम लोग साथ देते हैं। क्योंकि जब तक लोग इस बात को नहीं समझेंगे तब तक संभव नहीं है। आपका पूरा का पूरा सिनेमा, आपका पूरा का पूरा मीडिया सब कुछ उन्हीं का है। देखो जरा टाइम्स ऑफ इंडिया का मालिक कौन है, देखो द हिंदू का मालिक कौन है, ट्रिब्यून का मालिक कौन है, देखो कौन है हिंदुस्तान टाइम्स का मालिक। अरे जितने अखबार है, जितने टेलीविजन, सबके मालिक वही है। उनके अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वही बैठे हुए हैं, वहां वाले ही। वही इजराइल से चल रहा है सब कुछ।
सारी सरकारों को कंट्रोल करने का काम वहां से चल रहा है, सारी कंपनियों को पैसा वहां जा रहा है, पूरा देश गरीब खोखला किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों के साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है। कोर्ट आपके लिए नहीं है, कोर्ट उन्हीं के लिए है। 1857 में देश में क्रांति होती है, 1860 में आईपीसी आता है। उससे पहले न्यायिक व्यवस्था अपने गांव में लोकल आधारित होती थी, किसी कोर्ट की, किसी जज की, किसी पुलिस की जरूरत नहीं होती थी। हम लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं थी। हमको बाहर से कोई चीज बाहर से लाने की जरूरत होती ही नहीं है। अगर आज भी देश के लोग इस बात को समझ जाएं कि शहर और गांव एक दूसरे के पूरक बनकर काम करें, ना कि एक दूसरे के दुश्मन। आज के टाइम दोनों दुश्मन हो गए हैं। गांव शहर को खोखला कर रहा है और शहर गांव को खोखला कर रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने सत्यानाश मार दिया है। इस चीज को वापस समझना पड़ेगा। एक दूसरे का पूरक, एक दूसरे का सहयोगी बनके हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। सिनेमा का भी बहिष्कार करना पड़ेगा, मीडिया का भी करना पड़ेगा, सोशल मीडिया का अपने लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक दूसरे साथी को जगाना पड़ेगा, जगाने की इस प्रक्रिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिन रात जैसे कुछ साथी लगे हुए वैसे ही आपको भी लगना पड़ेगा। अभी बातें बहुत है करने के लिए, क्योंकि जितना टाइम मुझे मिला था उससे ज्यादा मैं ले चुका हूं। मैं अपनी बात अभी के लिए यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद यह करूंगा कि मुंबई के लोग किसी दिन आजाद मैदान में लाखों लोग इकट्ठे हों, सबको सिरे से टाइम 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का समय लिया जाए, जिसमें एक एक चीज को एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाए, ताकि लोग निकले अपने घरों से ये सोचे बिना कि नौकरी का क्या होगा। नौकरी वैसे भी जाने वाली है। नरेंद्र मोदी बोल चुका है कि 90% सरकारी और 90% प्राइवेट नौकरियां खत्म होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको खाने वाली है। वैसे भी सब खत्म होने वाला है, दुकानें खत्म होने वाली है, पैसा खत्म होने वाला है, बैंक सारे उड़ने वाले हैं, आपकी प्रॉपर्टी सारी जाने वाली है। मैं डरा नहीं रहा हूं, ये आपके सामने हो रहा है। आपका पड़ोसी रोज गरीब हो रहा है, रोज कर्जे नीचे दब रहा है, उसकी जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। हम जनता सरकार मोर्चा अकेला मोर्चा है पूरे भारत के अंदर। कल 2 ट्रैक्टर वापस दिलवाए हमने, वो लोन वाले लेकर गए थे उठा करके, किसान के ट्रैक्टर वापस दिलवाए। किसी के घर पे ताला लगा हुआ, ताले तोड़वा रहे हैं हम लोग किसी भी कंपनी के आगे नहीं झुक रहे हैं। हम कह रहे हैं देश के लोगों का देश है, इनके लोगों को गरीब किया जा रहा है, तो फिर ये गरीब हो गए, नहीं लोन चुका पाए, तो इसमें गलती इनकी कहां से है? सरकारों की नीतियों की गलतियां हैं, इसलिए सरकारों को कसूरवार ठहराया जाए, लोग कसूरवार नहीं है। बातें बहुत सारी हैं, अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा। आप लोगों ने इतने चैन से, इतने धैर्यपूर्वक सुना। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पाया। आप लोग जितना साथ देंगे उतना जल्दी हम लोग इस देश को इस आर्थिक गुलामी से आज़ाद कर पाएंगे और नैतिक एक बहुत बौद्धिक स्तर पर एक ऐसा साम्राज्य, एक ऐसा समाज बना पाएंगे जिसमें हम सब एक दूसरे के सहभागी, सहयोगी बनकर एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए वैसा ही एक समाज बनाए जिसमें सब खुश हों, सबके लिए खुशहाली हो, चारों तरफ शांति हो, प्रेम हो, सब तरफ धर्म का राज हो। इसी उम्मीद में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।